किसान भाइयों, अरहर एक लंबी अवधि वाली फसल है जो कि खेत में लंबे समय तक रहती है, लेकिन कभी जल भराव, कम वर्षा यानी कीट व्याधियों के प्रकोप के कारण किसानों को इस फसल से वह लाभ नहीं मिल पाता जो कि उन्हें मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसान अगर अरहर के साथ 2 या 2 से अधिक अंतर्वर्तीय फसलों की खेती करे तो वह होने वाले इस नुकसान से बच सकते हैं। तो किसान भाई अरहर के साथ अंतर्वर्तीय फसलों के रूप में कौन कौन सी फसलों की खेती करे, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार सिंह। अरहर में अधिक उत्पादन हेतु अंतर्वर्ती फसलों की खेती। किसान भाइयों, इसके लिए हमें यथासंभव अरहर की बुआई मेड़ों पर कतारों में करनी चाहिए। अरहर की बुआई के समय ही हमको विभिन्न दलहनी या तेलहनी फसलें या अन्य फसलों को अंतर्वर्ती फसलों के रूप में उगा करके लाभ लिया जा सकता है। किसी एक फसल के साथ दूसरी फसल को उगाना जिसमें कि एक फसल का दूसरी फसल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े बल्कि एक फसल से दूसरी फसल को फायदा ही मिले, ऐसी विधि को सहफसली खेती कहते हैं। सहफसली खेती करने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि दोनों फसलें एक जाति की नहीं होनी चाहिए, एक फसल की छाया दूसरी फसल पर नहीं पड़नी चाहिए, दोनों फसलों का पोषक तत्व उपयोग करने का स्तर अलग अलग होना चाहिए। सहयोगी फसल मुख्य फसल से जल्दी पकने वाली और बौनी होनी चाहिए। सहयोगी फसल के कीट एवं रोगों का फैलाव मुख्य फसल पर नहीं होना चाहिए। वही सहयोगी फसल मुख्य फसल के बढ़वार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हो। यदि अरहर के साथ उगाई जाने वाली सह फसल की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अरहर और मक्का, अरहर और मूंगफली, अरहर मूंग या उर्द, अरहर और तिल, अरहर और बाजरा तथा अरहर ज्वार आदि की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है। तो अरहर की विभिन्न प्रजातियां जैसे मालवी 13, बहार, नरेंद्र 1, इन प्रजातियों को लगाया जा सकता है। तो जनरली हम अरहर की बुआई 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं, लेकिन जब हम अंतःवर्ती फसल के रूप में खेती करना चाहें तो कोशिश करना चाहिए कि कतारों से कतारों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें। और अगर हमें उसमें सोयाबीन लेना है तो 2 कतार सोयाबीन का ले लेंगे, मतलब 1:2 का रेशियो, 1 कतार अरहर का, फिर 2 कतार मड़ुआ का, या 2 कतार सोयाबीन का, या 2 कतार मूंगफली का। और अगर हमें बाजरा लेना है या फाडर सुरगम लेना है तो 1 कतार अरहर का 90 सेंटीमीटर के बीच में, फिर उसी में 1 कतार हम बाजरे का या फाडर सुरगम का ले लेते हैं। तो इस प्रकार से कतारों के बीच में हमें प्रबंधन करना होता है और कोशिश करना चाहिए कि पर्याप्त स्पेस रखें। तो हम बात करते हैं अरहर के साथ बाजरे का अंतर्वर्ती फसलें। तो बाजरे की कुछ प्रजातियां हैं, पूसा हाइब्रिड 1201, पूसा हाइब्रिड 1202, जैसे प्रो एग्रो 9450, 9450 प्लस इत्यादि को अंतः फसलों के रूप में लिया जा सकता है। बाजरे की इन प्रजातियों को कतारों के बीच में 1 लाइन अरहर और 1 लाइन बाजरा का दे दिया जाता है। इस प्रकार बाजरे की भी उत्पादन हो जाती है और अरहर की भी उत्पादन हो जाती है और किसान भाई को ज़्यादा लाभ मिलता है। अरहर और मक्का की सहफसली खेती। अरहर की बहार नरेंद्र 1, पूषा 9 या अमर में से किसी एक प्रजाति का चयन कर इसकी बुआई जुलाई माह में करते हैं। अरहर में 90 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं। अरहर पंक्ति के बीच मक्के किस्म की 2 पंक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। इसके लिए अरहर की बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा मक्का की बीज दर 10 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। मक्का बुआई के समय यूरिया 25 किलो, DAP 88, क्यूरेट ऑफ पोटाश 51 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जमाव के 15 दिन पर पहली निकाई एवं 35 से 40 दिन पर दूसरी निकाई करें। मक्का की सिल्किक अवस्था पर नमी की कमी रहने पर सिंचाई करें। अरहर, मूंग और उर्द की सहफसली खेती।
उर्द की किस्मों जैसे टाइप 9, पंत उर्द 19 या मूंग की पंत मूंग 1, पंत मूंग 3 तथा नरेंद्र मूंग 1 में से उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव कर बुआई करें। अरहर की 2 पंक्तियों के बीच उर्द या मूंग की 2 पंक्तियों की बुआई करें। अरहर का बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा उर्द या मूंग की बीज दर 10 किलो प्रति हेक्टेयर दर रखें। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलो बीज को शोधित करें तथा अरहर के बीज को राइजोबियम कल्चर से बीज उपचारित अवश्य करें। दूसरा है अंतर्वर्ती फसल ज्वार। ज्वार में किसान भाई उसको दाने के पर्पज से भी ले सकते हैं और ज्वार को आप चारे के पर्पज से भी ले सकते हैं। अगर चारे के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पर आप चारे वाली प्रजातियों को लें, जैसे रसीला है, MP चेरी है और बहुत सी प्रजातियाँ हैं, इनको आप ले सकते हैं। मेड़ पे बोई गई अरहर के एक कतार के बीच में एक कतार चारे की ली जा सकती है। इससे आपको 60 से 65 दिन बाद चारा की कटाई कर ली जाती है। हरा चारा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और साथ ही साथ अरहर पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और अरहर का उत्पादन मुख्य फसल जैसा ही होता है। ठीक इस तरह से हम अरहर के साथ सोयाबीन को भी ले सकते हैं। कुछ किसान भाई परंपरागत तरीके से अरहर और मूंगफली की भी खेती करते हैं, लेकिन ध्यान देना होता है कि मूंगफली और अरहर का अंतर्वर्ती फसल उन्हीं एरिया में सफलतापूर्वक ली जा सकती है जहाँ की ज़मीन हल्की दोमट या दोमट प्रकार की हो। और मूंगफली की विभिन्न प्रजातियाँ जो कि अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से 15 नवंबर तक खुदाई हो जाती है, उसके बाद अरहर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और अरहर का बढ़वार होता रहता है और फरवरी मार्च तक अरहर की भी कटाई हो जाती है। अरहर का जो पोषक तत्व रिक्वायरमेंट है 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देने की ज़रूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर। लेकिन जब हम इसमें अंतर्वर्ती फसलें लेते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अंतर्वर्ती विभिन्न फसलों की जो पोषक तत्व रिक्वायरमेंट है उसका कम से कम आधा मात्रा अवश्य दें, जबकि अरहर का पूरा पोषक तत्व हमें देना पड़ेगा। इन पोषक तत्वों में फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और नाइट्रोजन का 1/3 मात्रा बुआई के समय दें। बाकी नाइट्रोजन के 2/3 मात्रा को 2 बराबर भाग में बांट करके इंटरक्रॉप की आवश्यकता अनुसार तथा मुख्य फसल की आवश्यकता अनुसार उसको 2 बार में स्प्लिट करते हैं। आइए अब जानकारी लेते हैं सहफसली खेती में रखी जाने वाली सावधानियों पर। मुख्य फसल की बुआई पहले करें, बाद में गौड़ फसल की बीज को आपस में मिलाकर बुआई न करें। गौड़ फसल की फसल अवधि कम होनी चाहिए और इसकी कटाई सावधानी पूर्वक करें जिससे कि मुख्य फसल को कोई क्षति न हो। किसान भाइयों, इनमें बीजों की बुआई के पूर्व इनको फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित करें तथा दलहनी फसलों के बीजों को उपयुक्त जैविक कल्चर से उपचारित करें। तो इस प्रकार हम विभिन्न फसलों का अरहर के साथ अंतर्वर्ती खेती करके अरहर के उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, मुनाफा भी हम ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही साथ दलहनी फसलों को लेने से मृदा क्षरण भी नहीं होता और मृदा का जो उत्पादकता है, भौतिक अवस्था है, रासायनिक अवस्था है, वो भी बरकरार रहती है। तो इस प्रकार अरहर के साथ विभिन्न प्रकार की अंतर्वर्ती फसलें जो है किसान के लिए बहुत ही लाभकारी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ग्वालियर से आम आदमी पार्टी ने शुरू की मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार के अभियान की शुरुआत। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रैली को किया संबोधित। ग्वालियर पहुंची प्रसिद्ध कथा वाचक जया किशोरी, श्री कृष्णा कथा करेंगी जया किशोरी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन होगा खास, बागेश्वर धाम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। रायपुर में आर्य समाज के प्रांतीय महासम्मेलन में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कार्यक्रम का आयोजन। छत्तीसगढ़ में करोड़ों के चावल घोटाला मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, ऋषभ मौर्य और अनिल मौर्य मुंबई से गिरफ्तार, अग्रिम जमानत लेकर पहुंचे थे थाने। जगदलपुर में बड़े बोदल पंचायत में मूलभूत सुविधाओं की कमी,
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में गर्मी के मौसम में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की जाती है। इस दौरान बाजार में तरबूज के फलों की बेहद मांग रहती है और ऐसे में किसान तरबूज की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। आज हम आपको गांव बलेखन जिला जयपुर के ऐसे ही युवा किसान बिंटू कुमावत से मिलवाते हैं जो उन्नत तकनीक से तरबूज की खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो ये किसान तरबूज की सफल खेती किस प्रकार से कर रहे हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैंने पहले इसमें सरसों थी, फिर सरसों को काटने के बाद में वो तरबूज करने की सोचा। किसान भाइयों, पहले इनके खेत में सरसों की फसल थी और इस फसल को काटकर अच्छी तरह खेत तैयार करके इन्होंने 2 बीघा जमीन में तरबूज की फसल लगाई और इन्होंने तरबूज की खेती उन्नत तरीके से की जिससे इन्हें तरबूज का अच्छा उत्पादन मिला। गोबर गिरवा कर गोबर का खाद डालकर बाजू तैयारी करी धरती को और फिर बेड वेड डलवाए, फिर ड्रिप लगवाई, फिर मल्चिंग लगवाई। मल्चिंग से कचरा भी नहीं उगता है और मतलब प्रोडक्शन भी अच्छा होता है तरबूज का। तरबूज की फसल में इस किसान ने सभी कार्यों को समय समय पर किया जिससे इनकी फसल में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई और तरबूज की फसल में कीट रोगों का प्रकोप भी नहीं हुआ जिससे इनको अधिक दवाओं का छिड़काव नहीं करना पड़ा और दवाओं का छिड़काव कम होने से तरबूज की फसल में लागत खर्च भी कम आया और कम लागत में इन्हें तरबूज की फसल से अच्छा मुनाफा हुआ। ड्रिप और मल्चिंग से खरपतवार भी कम उगता है वैसे तो, और उगता है तो उसको हम हाथों से निकला देते हैं। और ड्रिप से तो क्या है कि जड़ों में पानी जाता है इसलिए खरपतवार उगने की जगह भी नहीं रहती और प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, जड़ों में ही पानी जाता है ये। और इससे दवाई भी छिड़ाते हैं ना, जैसे NPK गुनीस उनसे अच्छा हो जाता है। और ड्रिप से पानी की भी ज़रूरत कमी पड़ती है, 4-5 दिन से देते हैं पानी भी। हमने ये ड्रिप लगा रखी है ये, और ये मल्चिंग है, इस मल्चिंग से कचरा भी नहीं उगता है। और ये मिनी फुहारे हैं, इससे क्या है कि तापमान भी ज़्यादा नहीं बढ़ने देता है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है। इन पर गर्मी पड़ती है तो ये ख़राब हो जाते हैं, इसलिए अच्छा मुनाफा हो जाता है। इनमें ठंड रहती है मतलब बाड़ी में, फिर ज़्यादा धूप पड़ती है गर्मियों में तो इसलिए फिर मैंने मिनी फुहारे का भी उपयोग किया है इसमें। फिर मैंने मिनी फुहारा लगवाए। मिनी फुहारा से क्या है कि ज़्यादा धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो इससे तापमान मेंटेन रहता है, ज़्यादा धूप से जलने की शिकायत नहीं रहती है। और ड्रिप और मल्चिंग से और मिनी फुहारों से इतना फ़ायदा होता है कि जैसे कि पानी की भी बचत होती है इसमें और उत्पादन भी ठीक होता है और अच्छा मुनाफा भी होता है इसमें। और ड्रिप से क्या है कि NPK गुनीस वो आया, उससे तरबूज की फुटान सब ठीक होता है। दवाई NPK गुनीस से चढ़ाते हैं ना तो उसमें ज़्यादा स्प्रे भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लगभग 2-3 स्प्रे करना पड़ता है। जैसे कि फंगस का, वायरस का हुआ, ऐसे स्प्रे करने पड़ते हैं, ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। और इसमें 4-5 स्प्रे कर दिए मैंने इसके मक्खी गए। और वैसे तो हमने चारों ओर बाउंड्री कर रखी है, फिर भी कोई गाय जानवर ऐसे बढ़ी जाते हैं तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। तरबूज की तुड़ाई इस किसान ने पूर्ण परिपक्व अवस्था पर की और तरबूज की तुड़ाई के बाद उन्होंने काणे और खराब तरबूजों को अलग निकाल दिया जिससे इनको तरबूज का मंडी में अच्छा भाव मिला। और इसमें पहले तोड़कर फिर सारों को एक जगह करके फिर गाड़ी में डालते हैं, छटाई भी करते हैं इनकी कानों खोड़ों की और में मोटों की। जैसे बढ़िया माल रहता है उसको मंडी में लेकर जाते हैं तो बढ़िया मुनाफा मिल जाता है, बढ़िया रेट में बिक जाते हैं वो। और पिकअप भर के फिर मंडी में ले जाते हैं, तब वहाँ पर ले जाकर फिर बोली लगाते हैं तो बोली में अच्छा बाजार भाव मिल जाता है।
किसान भाइयों, इनको 2 बीघा जमीन से 80 क्विंटल तरबूज का उत्पादन मिला, जिसका इन्हें 10 रुपए प्रति किलो के भाव से मंडी में भाव मिला। इस प्रकार से 80 क्विंटल तरबूज से इन्हें 80,000 रुपए की आय हुई। और यदि तरबूज की फसल में खर्च की बात करें तो खेत तैयारी, खाद उर्वरक, बीज, सिंचाई, दवाओं का छिड़काव, तुड़ाई और मंडी में ले जाने तक का कुल खर्चा आया 30,000 रुपए। किसान भाइयों, यदि इनकी कुल आय 80,000 रुपए में से 30,000 रुपए निकाल दे तो इनको 50,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। किसान भाइयों, आप भी इस किसान की तरह उन्नत तकनीक से तरबूज की खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला भोपाल के सुरेश यादव ने। आप यूरिया मोलेसिस बनाने की विधि पर जानकारी चाहते हैं तो सुरेश यादव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कृषि और डेयरी व्यवसाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि में आय की अनिश्चितता के कारण किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को न तो संतुलित मात्रा में आहार दिया जाता है और न ही पूरक आहार का समावेश किया जाता है। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक यूरिया मोलासिस खनिज मिश्रण और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनके भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं। हरे चारे की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है। यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं। पशुपालक पशु आहार में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्च आता है। ये ब्रिक्स प्रत्येक दूध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस ब्रिक्स को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नाद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस ब्रिक्स को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह ब्रिक्स आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखें कि इस ब्रिक्स पर मिट्टी आदि न लगे और इस ब्रिक्स को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया मोलासिस ब्रिक्स पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216
3 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।